साथियों नमस्कार, सुप्रभात। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अंबरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चाहते संस्थान टीचर्स एकेडमी में। टीचर्स एकेडमी एकमात्र संस्थान है जो आपको अध्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता की कड़ी में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण एपिसोड लेके, जिस एपिसोड का नाम है प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियां। जी हां, प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियां। वैसे प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी और दर्जनों उपन्यास लिखे, लेकिन जो इन्होंने कहानियां लिखी हैं उसमें मानसरोवर खंड की जो 8 संकलन है, कमल किशोर गोयनका अभी जीवित है और उन्होंने प्रेमचंद के ऊपर बहुत सारा काम किया है। उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों को 8 खंडों में विभाजित कर दिया। मानसरोवर के नाम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें याद करने की आवश्यकता है कि कौन सी कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण है और किस खंड में है। उस कहानी की डेट, उस कहानी की तिथि, उस कहानी का कथ्य, उस कहानी का शिल्प, उस कहानी की शैली, यह सब कुछ हमें जानने की आवश्यकता है। आप देखेंगे परीक्षाओं में कई बार ऐसे कहानियों के पात्र पूछ लिए जाते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है ही नहीं। आप सोचते हैं अरे यह कैसे हो गया, यह कहानी का तो पाठ्यक्रम में ही नहीं है, फिर भी परीक्षा में पूछ लिया गया। तो साथियों, ऐसा ही होता है जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण कालजयी कहानी आपसे पूछी जाती हैं। तो हम लोग इसके पहले आप इसका पार्ट 1 देखेंगे तो पार्ट 1 में हमने आपको 4 मानसरोवर की 4 खंडों के विषय में चर्चा कर लिया है। मानसरोवर के भाग 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करेंगे मानसरोवर का आज 5वां भाग। ठीक है, मानसरोवर 5। उसके पहले आपको बता दूं कि प्रेमचंद का जो जीवन है बहुत ही सहज है और उनकी भाषा भी इतनी सहज है कि जिसे आलोचक नून तेल की भाषा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति नमक को नून कहता है, नून, इसका मतलब यह है कि वो ग्रामीण शब्दावली से एकदम मिला जुला है। प्रेमचंद का जीवन अभावों से गुजरा, थे तो रईसजादे के घर के, लेकिन एक व्यंग इनके ऊपर आपने देखा होगा, लिखा गया है परसाई जी के द्वारा, प्रेमचंद के फटे जूते। अब देखिए वो व्यंग कभी आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िए, बहुत शानदार व्यंग लिखा है। लेकिन इसके बाद भी इनके ऊपर आरोप लगे, खूब आरोप लगे आलोचना में कि ये सामंत के मुंशी हैं। सामंतवाद इनकी रचनाओं में देखने के लिए मिलता है। तो ये सामंतवाद का आरोप भी प्रेमचंद के ऊपर लगा। तो पहला आरोप तो सामंतवाद का लग गया। दूसरा आरोप कहा गया कि भाई ये जो है गरीबों के मसीहा नहीं है, ये दलित विरोधी भी हैं। जबकि इनकी कहानियों में, इनके उपन्यासों में देखिए तो दलित विमर्श भी आपको एक झलक के रूप में मिल जाता है। भले ही दलित विमर्श की अवधारणा बाद की है, लेकिन दलित विमर्श की दृष्टि से देखें तो उनका कथा साहित्य भी काफी सुदृढ़ है। तो चलिए आज के इन कहानियों पर हम चर्चा करेंगे और देखते हैं कि मानसरोवर 5 से लेकर 8 तक इन्होंने क्या क्या लिखा है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मानसरोवर 5 देखते हैं 1946। एक प्रश्न आपके जहन में आएगा कि प्रेमचंद जी तो 1936 तक जीवित रहे, तो ये मानसरोवर की जो कहानियां हैं ये कैसे 1946 तक आई। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में इससे अवगत कराया था कि प्रेमचंद ने तो अपनी कुछ कहानियों को लिखा जिसमें ज्यादातर कहानियों में प्रेम लगा दिया। प्रेम का मतलब प्रेमचंद, तो जैसे प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, मतलब प्रेम लगाकर उन्होंने कहानी संग्रह अपने बना दिए थे, लगभग 12 के करीब। लेकिन उसमें समस्त कहानियां नहीं है,
कुछ और कहानियां उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखी थी जो उनके संग्रहों में भी नहीं थी। समग्र रूप से उनकी कहानियों को यहां पर एकत्रित करने का, इकट्ठा करने का काम किया गया है। तो इस संग्रह में लगभग 24 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 24 कहानियां हैं। इस कहानी का जो सबसे पहली कहानी है ममता, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है ममता, और यह कहानी कब की है? 1912। ध्यान रखिएगा, ममता कहानी कब की है? 1912 की है। ईश्वरीय न्याय मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। ईश्वरीय न्याय, ईश्वरीय न्याय भी महत्वपूर्ण कहानी है और इसका समय क्या है? 1917 है। कप्तान साहब चोरी। अब जिस कहानी का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, यह कहानी है मंत्र। 1926 में मंत्र 1924 की कहानी है और इस कहानी का एक और नाम भी है लीलाधर चौबे। लीलाधर चौबे, ठीक है। तो 1924 की कहानी है मंत्र। मंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। इन सारी कहानियों के कथ्य पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हां, ममता कहानी, इसमें प्रेमचंद ने कुछ ऐसी कहानियां लिखी हैं जो अन्य कहानीकारों ने भी इस नाम से कहानी लिखी है, तो उसकी भी चर्चा हम सब करेंगे, ठीक है। कज़ाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है इनकी। कज़ाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। यह परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है। रामलीला निमंत्रण, निमंत्रण भी कहानी इनकी महत्वपूर्ण है। एक कहानी जो बताने जा रहा हूं थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, हिंसा परमो धर्म, बहिष्कार, सती। हां, देखिए जो सती कहानी है यह भी थोड़ी सी चर्चित है, तो सती कहानी भी आप देख लेंगे, ठीक है। और ये इसका जो पात्र महत्वपूर्ण है, रत्न सिंह और चिंता देवी इसके पात्र हैं, ये भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है। अब इसके बाद कामना तरु मंदिर और इस दौर की जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है इसमें की, वो क्या है? सुजान भगत। यह कहानी हो सकता है आपने पढ़ी हो। कहानी का नाम है क्या है? सुजान भगत। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, 1927 की। 1927। आत्मसंगीत, एक्ट्रेस, आत्मसंगीत, एक्ट्रेस कहानी भी इनकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। अग्नि समाधि, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उनको आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे कि आप जब रिवीजन करें तो उसको जरूर देख लें। आंसुओं की होली, अब जो कहानी बताने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। पिसनहारी का कुआं, देखिए ये कहानी जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। अब इसकी हम चर्चा क्या करेंगे, बाद में करेंगे भी आपसे, इस कहानी में क्या खास था, ठीक है। पिसनहारी का कुआं 1928 की कहानी है।
सुहाग का सौ, सुहाग का शव, इस्तीफा, इस्तीफा कहानी भी महत्वपूर्ण है। प्रायश्चित, प्रायश्चित और लांछन, तो ये इनकी कहानियां हैं जो मानसरोवर के भाग 5 में संकलित हैं। और इनका समय, मतलब ये जो संकलन आता है वो 1946 में आता है। इस संग्रह की जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है ममता, आपको याद रखना है। मंत्र, सुजान भगत महत्वपूर्ण है। पिशनहारी का कुआं महत्वपूर्ण है। और कजाकी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कहानियां और ईश्वरी न्याय, ये 5-7 कहानियां अगर सभी संकलनों में देखें तो 5-7 कहानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए अगले संग्रह की ओर चलते हैं। मानसरोवर भाग 6 1946। मानसरोवर भाग 6 1946, यानी कि यह भी इसी के अंतर्गत आता है। मानसरोवर भाग 6 में 1946 के अंतर्गत कितनी कहानियां आ रही हैं यह भी देखेंगे। तो इसमें भी लगभग 20 कहानियां हैं। यह मेरी मातृभूमि है, यह मेरी मातृभूमि है, पाप का ठीक है, पाप का अग्निकुंड, पाप का अग्निकुंड, चलिए अब इसी में और कहानियां हैं जो चर्चित हैं। शाप, रानी सारंधा मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। पाप, रानी सारंधा, ये कहानी 1910 की है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई कहानी है, इसको आपको जरूर याद रखना है। रानी सारंधा। राजा हरदौल, राजा हरदौल, अमावस्या की रात, अमावस्या की रात्रि, अमावस्या की रात मतलब कहानी का नाम ही सुन के बड़ा डर लग जाता है, खतरनाक सा, ऐसा लगता है कोई भूत प्रेत का मामला है। पछतावा, जुगनू की चमक, पछतावा, धोखा, जुगनू की चमक। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिसमें रात्रि, पछतावा, धोखा, जुगनू की चमक, मर्यादा की वेदी, ये महत्वपूर्ण है। मृत्यु के पीछे, मर्यादा की वेदी। तो मर्यादा की वेदी जो कहानी है बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, तो इसमें भी अंडरलाइन आप कर लेंगे। लाग डाट, त्यागी का प्रेम, लाग डाट, त्यागी का प्रेम, 2 बजे से है तो 1 बजे। मृत्यु के पीछे, मर्यादा की वेदी, लाग डाट, त्यागी का प्रेम। तो साथियों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का
फाइनल मैच है और आज बादशाहत भारत को मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम तो भारतवासी होने के नाते यही कामना करेंगे कि भारत को बादशाहत क्रिकेट की मिल जाए। तो इसीलिए आज जितनी भी कक्षाएं हैं वो सब पहले निपटा ली जा रही हैं कि 2 बजे से केवल बैठ के क्रिकेट ही देखना रह जाए। अधिकार चिंता दुरासा अधिकार चिंता देखिए, दुरासा और एक दुरासा ये कहानी अलग अलग है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके लिखें एक दुरासा किसकी कहानी है। चकमा चकमा गृहदाह, ठीक है। राज्य भक्त आप बीती आभूषण। तो ये आपके प्रेमचंद की मानसरोवर भाग 6 की कहानियां हैं। मानसरोवर भाग 7 1947, मानसरोवर भाग 7, मानसरोवर भाग 7 1947, लगभग 23 कहानियां हैं। सबसे चर्चित कहानी है इसमें बड़े घर की बेटी। यह बहुत ही ज्यादा चर्चित कहानी रही है, ठीक है। शंखनाद विस्मृति, 2 भाई पंच परमेश्वर। ध्यान रखिएगा, पंच परमेश्वर कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है आपके लिए। इसके पात्र, इसका कथानक आपको जरूर याद रहना चाहिए। तो ये कहानी 1916 की है। महातीर्थ आत्माराम, तो आत्माराम कहानी भी भैया जितनी बार इंपॉर्टेंट कह लो कम है। यह कहानी भी है महातीर्थ और अलग कहानी है उससे। आत्माराम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, याद रखिएगा। प्रारब्ध सुहाग की साड़ी, सुहाग की साड़ी, नाग पूजा। तो देखिए इसमें आत्माराम एक महत्वपूर्ण कहानी है, बड़े घर की बेटी एक महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है। लोकमत का सम्मान, लोकमत का सम्मान, बैर का अंत, बैर का अंत भी एक महत्वपूर्ण कहानी है। अच्छा, आप जो कहानी बताने जा रहा हूं महत्वपूर्ण है। जुलूस, जुलूस जुलूस एक कहानी इनकी फातिहा,
एक कहानी है इनकी शांति। जैसे कोई भी आप शब्द, सामान्य शब्द का प्रयोग करिए तो तुरंत आपको एक कहानी प्रेमचंद की उस नाम से मिली जाएगी। जिहाद, पत्नी से पति, जिहाद कहानी जैसा इसका नाम आप देख रहे हैं उसी तरह की कहानी है, चर्चित कहानी है। एक कहानी है इनकी मैकू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। मैकू कहानी आपको जरूर याद रखनी है, 1930 की। शराब यात्रा, सॉरी, अब प्रेमचंद ने शराब पर जो कहानी लिखी है, शराब की दुकान, जेल पर भी कहानियां लिखी है। शराब पियोगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, जेल, बैंक का दिवाला। अब दारू पियोगे तो दिवाला तो निकलेगा ही ना। शराब की दुकान पर दारू पियोगे, बैंक का दिवाला निकलेगा और जेल भी जाओगे। दुर्गा का मंदिर भी महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, तो ये इनकी कहानी हो गई। अब जो हम चर्चा करेंगे, मानसरोवर का भाग 8। मानसरोवर भाग 8, और ये जो कहानी संग्रह है इसमें सबसे ज्यादा कहानियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। 1950 में आता है, लगभग 31 कहानियां इसमें हैं। 1950 कहानी है गरीब की हाय। गरीब की हाय, धर्म संकट, नमक का दरोगा। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आपको कई संकलनों में मिल जाएंगी, एक ही कहानी 2-3 संकलन में मिल जाएगी। तो यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, नमक का दारोगा। और यह कहानी 1913 की है। 1913, खून सफेद, खून सफेद भी महत्वपूर्ण कहानी है प्रेमचंद की। शिकारी राजकुमार, बेटी का धन, शिकारी राजकुमार, यह भी इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। अच्छा, अब जो कहानी बताने जा रहा हूं उसको जरूर याद रखिएगा। सौत और सज्जनता का दंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। सौत 1915 और सज्जनता का दंड 1916। तो ये दोनों कहानियां आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, उपदेश, बलिदान, ज्वालामुखी, उपदेश,
बलिदान, सेवा मार्ग, सच्चाई। एक कहानी इनकी है सच्चाई का उपहार। सच्चाई का उपहार, यह भी एक इनकी अच्छी कहानी है। और विमाता मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। अनिष्ट आशंका, अनिष्ट आशंका, विमाता मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। तो इनकी माता कहानी और विमाता कहानी दोनों ही चर्चित और महत्वपूर्ण कहानियां हैं। अब आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। दफ्तरी 1919 की कहानी है। दफ्तरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। दफ्तरी 1919 और बूढ़ी काकी 1920 की बहुत ही ज्यादा चर्चित कहानी है। ठीक है। पशु से मनुष्य, पशु से मनुष्य, ब्रह्मा का स्वांग, ठीक है, ब्रह्मा का स्वांग, विषम समस्या, विषम समस्या, दुस्साहस, दुस्साहस को आप चाहें तो दुस्साहस भी लिख सकते हैं। आदर्श विरोध, आदर्श विरोध, ध्वंस। अब जो कहानी बताने जा रहा हूं यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है मेरे भाई, जरूर याद रखिएगा। पूछी गई कहानी है। 1922 में मूठ कहानी है। एक कहानी जो सुदर्शन की है, ठीक उसी नाम से प्रेमचंद ने भी कहानी लिखी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर करके आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कहानी का नाम है हार की जीत 1922। हार की जीत। यह कहानी बहुत कंफ्यूज करेगी। हार की जीत 1922। तो प्रेमचंद ने भी इस नाम से कहानी लिखी है। स्वक्त रक्षा, स्वक्त रक्षा, गुप्त धन, यह भी महत्वपूर्ण कहानी है। पूर्व संस्कार, पूर्व संस्कार। एक कहानी इनकी है बौड़म। जो पागल तरह के बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, हम लोगों क्या उनको क्या कहा जाता है? बौड़म। कहते यार ये बहुत ज्यादा बौड़मई मत करो, ये बहुत बड़ा बौड़म है। तो बौड़म जो है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रेमचंद की कहानियां हैं उसको हम लोगों ने देख लिया। ये तो हमने ऐसे कहानी को, ऐसे संग्रहों को लिया है जो मानसरोवर के नाम से हैं।
अब यहां कुछ और चीजें आपको बताऊंगा जो काफी आपके समझने लायक हैं। प्रेमचंद ने कुछ कहानी संकलन स्वयं के बनाए थे। उन कहानी संकलनों में कौन कौन सी कहानियां संकलित हैं? अब यह प्रश्न बनता है। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? कल मैंने मुझसे ही किसी ने कल पूछा था कि सर आपने पिछली कक्षा में गलत लिखा दिया था। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कौन सी? कफन। लेकिन आपने जो कहानी लिखाया वो दूसरी लिखा दिया था। तो लिख लीजिए, कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की प्रथम कहानी क्रिकेट मैच है। तो आप लोग आधी अधूरी बात करते हैं, उसी तरह से आधी अधूरी बात करते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी हटूरे माने क्या होता है? गुरुजी को क्लास में आ ही नहीं रहा था। गुरुजी ने कहा चलो अगले दिन बताता हूं। अगले दिन बच्चा फिर आया तो उसने फिर पूछा कि गुरुजी फटूरे माने क्या होता है? अब गुरुजी ढूंढे, परेशान हो गए, फटूरे का कहीं मतलब ही नहीं मिल रहा है। फिर गुरुजी ने कहा अच्छा स्पेलिंग बताओ। तो स्पेलिंग उसने बताई तो गुरुजी को मालूम चला अच्छा तो ये फ्यूचर पूछ रहा था। तो गुरुजी को टेंशन दे दिया फटूरे पूछ के। तो वैसे आप भी कई बार टेंशन दे देते हैं हमको। इतना बड़ा आरोप लगा दिया गुरुजी आपने प्रेमचंद की पहली कहानी क्रिकेट मैच लिखवाई थी, इतना ही बात बोलेंगे आप। और है प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन है। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? सर आपने पंच परमेश्वर भी लिखवाया था, पहली कहानी। सर आपने क्रिकेट मैच भी लिखवाया था, पहली कहानी। बड़ी चिंता का विषय है। पंच परमेश्वर भी लिखाया। तो भैया जहां भी इस तरह का कंफ्यूजन हो वहां यह याद रखिए कि किसके अनुसार यह कहा जा रहा है। अच्छा थोड़ा सा उल्टा मैंने लिख दिया है। बात मैं कर रहा था अंतिम कहानी की, यहां मैंने प्रथम लिख दिया है। नहीं। तो प्रेमचंद के अंतिम कहानी सॉरी मैं बात कर रहा था अंतिम कहानी की, लेकिन मुझसे लिख दिया मैंने प्रथम कहानी। तो कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? क्रिकेट मैच है। और वैसे समय के आधार पर देखें तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन है। तो केवल कमल किशोर गोयनका के अनुसार अगर पूछेगा तभी आपको क्या लिखना है? क्रिकेट मैच लिखना है। 1937 की कहानी है, ठीक है, 1937। अब अगर पूछे कि प्रेमचंद की पहली कहानी गोयनका के अनुसार
कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की पहली कहानी 1914 में लिखी गई परीक्षा है। अब इसको नोट कर लीजिएगा और भूलिएगा मत, और जब भी प्रश्न पूछिए पूरा प्रश्न पूछिए, ठीक है। अब याद हो जाएगा, याद रहेगा आपको। चलिए, अब प्रेमचंद की कहानियों को हम 3 वर्गों में बांटेंगे। कितने वर्गों में बांटेंगे? 3 वर्गों में, समय के आधार पे जो इनकी कालजयी कृति है। तो 1915 से 1920, 1915 से 1920 तक जो इनकी चर्चित कहानियां हैं, उसमें पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, ये कहानियां कैसी हैं? बहुत चर्चित हैं। रानी सारंधा, रानी सारंधा, और हरदौल सिंह, ये इनके पहले चरण की कहानियां हैं। तो ये सही से लिख लेते हैं। राजा हरदौल सिंह, तो ये इनके 1915 से 1920 के बीच में दिनेश विश्वकर्मा जी, एकदम सही बात है। तो जब भी हमें प्रश्न पूछा जाए या हम प्रश्न पूछें, जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो उत्तर चाहता है, पहले से उत्तर उसके मन में रहता है कि मैं उस प्रश्न के बदले कौन सा जवाब लेना चाहता हूं, मैं कौन सा जवाब सुनना चाहता हूं। ठीक वैसे ही जैसे आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी या आपका घर का कोई सदस्य आपसे कुछ अपेक्षा रखता है, बदले में कुछ हिंट नहीं देता। अब जैसे कहें कि अरे मुन्नू के शादी में चलेंगे, तो आपसे अपेक्षा रखी जा रही है कि आप कहें हां चला जाए, क्यों नहीं चलेंगे, और आपने कह दिया नहीं नहीं हमारा तो मने नहीं है, फर्जी में शादी वादी में जाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन घर वालों ने आपसे अपेक्षा क्या रखी थी कि आप कहेंगे नहीं चलना है, सब लोग को चलना है, तुम भी तैयार हो जाना। ये हुआ ही नहीं। तो प्रश्न जैसे आप पूछते हैं या परीक्षक कोई प्रश्न पूछता है, तो उत्तर उसके दिमाग में पहले ही रहता है कि किस उत्तर के लिए वो प्रश्न बना रहा है। इसी के लिए प्रश्न से पहले उत्तर हमारे पास होता है। अगर आपके पास उत्तर नहीं तो आप प्रश्न नहीं बना सकते हैं।
द्वितीय चरण की कहानियों में 1920 से 1930 तक की कहानियों में मैकू, सत्याग्रह, अहिंसा परमो धर्मः, सुहाग की साड़ी, और सत्याग्रह, तो 2 बार लिखा गया। ये कहानियां मेरे भाई आपको याद रखनी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तृतीय चरण में 1930 से 1936 इस दौर में प्रेमचंद की जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं, उन्नीस सौ 36 तक की जो कहानियां हैं प्रेमचंद की चर्चित, उसमें ठाकुर का कुआं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है ये। कफन, नशा, नशा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। शंखनाद, मनोवृत्ति, अभिलाषा, ये उस दौर की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। अब हम इन तीनों पड़ावों में देखेंगे कि प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी, वह किस दर्शन पर आधारित हैं। प्रेमचंद ने जो प्रथम चरण की कहानियां लिखी, प्रथम चरण, इसमें विशुद्ध आदर्शवादी, पहले चरण में प्रेमचंद ने विशुद्ध आदर्शवादी कहानियां लिखी हैं, ठीक है। द्वितीय दौर में गांधी के प्रभाव में आदर्शो उन्मुखी यथार्थवाद, प्रेमचंद ने जो शुरुआती कहानियां लिखी,
उसमें प्रथम चरण की कहानियां विशुद्ध आदर्शवादी कहानियां हैं। द्वितीय दौर की कहानियां गांधी जी के प्रभाव में आने के कारण आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानियां हैं। और तीसरे दौर में विशुद्ध यथार्थवादी, विशुद्ध नग्न यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक कहानियां इन्होंने लिखी हैं। क्लियर हो गया? सर्वमान पंच परमेश्वर है, जबकि सौत को नगेंद्र ने माना है। कल ही मैंने इसकी चर्चा करके लिखा दिया था। तो प्रेमचंद ने 3 दौर में कहानियां लिखी। तीनों दौर की जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं वो भी मैंने आपको लिख के दिखाया। अब मैंने यहां लिखा दिया कि प्रेमचंद की कहानियां जो हैं वो 3 वर्ग में हैं। प्रेमचंद की कहानियों का वर्ग। तो पहले चरण में वो केवल आदर्श की बात करते हैं, उनकी कहानियों में केवल आदर्श है। द्वितीय में गांधी जी का प्रभाव आ जाता है, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होते हैं, इंस्पेक्टर के पद से त्यागपत्र देते हैं, नौकरी छोड़ते हैं। उसी समय अंग्रेजों ने इनका कहानी संकलन भी जब्त कर लिया था। तो गांधी के प्रभाव में आते हैं। तो आदर्श तो रहता है, लेकिन वो आदर्श का जो मुख है वो यथार्थवाद की तरफ था। लेकिन 1936 आते आते इनको लग जाता है कि दुनिया सब व्यर्थ है, क्या चाहिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या हो रहा है उसको दिखाना महत्वपूर्ण है। तो जो समाज में घटित हो रहा है उसे लोगों के सामने पहुंचाना भी एक लेखक के तौर पर मेरा उत्तरदायित्व है। तो इस तरीके से इन्होंने विशुद्ध नग्न यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक कहानियां तीसरे दौर में लिखी हैं। ठीक है, यहां तक आप सबको क्लियर होगा। अब प्रेमचंद ने पशु मनोविज्ञान पर आधारित बहुत सारी कहानियां लिखी। जैसे मनुष्य का मनोविज्ञान तो ठीक है, समझ में आता है, मनुष्य है, मनुष्य के लिए लिख रहे हैं। लेकिन पशु मनोविज्ञान पर प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां लिखी। जैसे पूस की रात। अब आप देखिए, तो झबरा कुत्ता है, 2 बैलों की जोड़ी। अब आप देखिए कि मुहावरे के रूप में 2 बैलों की जोड़ी आती है। लोग उदाहरण देते हैं, अरे ये तो हीरा मोती है। इसके पहले भी हीरा मोती बैलों के नाम रहे होंगे, लेकिन बैल के नाम के रूप में हीरा मोती शब्द अमर हो गया प्रेमचंद की कहानी के बाद। तो इस तरह की कहानियां और इस तरह का जो कहानियों में औदात्य प्रस्तुत किया वो प्रेमचंद के बदौलत आ पाता है। अब इनकी कुछ कहानियां आपको बता देता हूं जो किस प्रेमचंद के किस संग्रह में संग्रहित है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं सप्त सरोज। प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह 1917। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह 1917 में आता है। इसमें बड़े घर की बेटी, सौत, बेटी,
सौत सज्जनता का दंड, सज्जनता का दंड पंच परमेश्वर नमक का दारोगा, परीक्षा और उपदेश कहानी संकलित है। क्लियर है? तो बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, परीक्षा और उपदेश, ये इनका जो पहला कहानी संग्रह था सप्त सरोज, उसमें ये कहानियां इनकी संकलित हैं। ठीक है? नवनिधि इनका जो आता है, नवनिधि प्रेमचंद का 1917 में दूसरा कहानी संग्रह है। और इस कहानी संग्रह में जो महत्वपूर्ण कहानियां आती हैं, राजा हरदौल, राजा हरदौल, रानी सारंधा, राजा और रानी दोनों नवनिधि में आई, याद रखिएगा। मर्यादा की वेदी, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, तो पाप का अग्निकुंड भी एक महत्वपूर्ण कहानी है इनकी। ठीक है? जुगनू की चमक, ममता, पछतावा, जुगनू की चमक, धोखा, अमावस्या की रात, सॉरी, अमावस्या की रात, ये द्वितीय संकलन में रखी हुई कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इसके बाद प्रेम पूर्णिमा की महत्वपूर्ण कहानियां, प्रेम पूर्णिमा, यह कहानी 1919 में संग्रह आता है। अब प्रेम पूर्णिमा जो कहानी 1919 की है, यह कहानी संग्रह में ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, गरीब की हाय, ये कहानियां इनके संकलित हैं। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण कहानी है, बेटी का धन, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, बेटी का धन। हमारे समाज में बेटी के धन को खाना, उसका उपयोग करना, उसके विषय में सोचना तक पाप है। तो प्रेमचंद के समय में भी बेटी का धन एक बड़ी चुनौती थी। बेटी के यहां
पिता जाते थे, 2 दिन 3 दिन लग जाए तब भी वो पानी नहीं पीते थे, प्यासे रह लेते थे, खाते नहीं थे कुछ। तो एक प्रकार का आदर्श था ये। तो ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर और गरीब की हाय और बेटी का धन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। अब ये प्रेम पूर्णिमा जो संग्रह है उसमें है धर्म संकट। इसी में एक है शिकारी राजकुमार। अब ये तो स्वाभाविक है कि राजकुमार शिकारी नहीं होगा तो कौन होगा। पहले के राजकुमार तो शिकारी ही होते थे, आज के भी शिकारी हैं, बस उनका शिकार बदला है ना। बोध, सच्चाई का उपहार, सच्चाई का उपहार, महातीर्थ। हम करते क्या है कि केवल महत्वपूर्ण कहानियां ही देख लेते हैं, बाकी कहानियां प्रेमचंद की जो हमारी नजर से गुजरती ही नहीं कभी। तो आवश्यक यह है कि प्रेमचंद की बाकी कहानियां भी हमारे नजर से गुजरे, हमको उनके विषय में मालूम रहे। प्रेम पचीसी, प्रेम पचीसी, देखिए नाम इसका पचीसी है लेकिन यह रचना आती 23 में है। नाम क्या है? पचीसी है, लेकिन रचना कब आती? 23 में आती है। प्रेमचंद का एक संग्रह है जो प्रेमचंद ने खुद बनाया है। इसमें एक कहानी आत्माराम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरी कहानी मूठ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मूठ का मतलब होता है किसी चीज का अग्रभाग, वो मूठ कहलाता है। जैसे हल जो चलाया जाता है तो हल का जो ऊपरी भाग है जिसको किसान पकड़े रहता है उसको मूठ कहते हैं। तो मूठ कहानी इनकी बहुत चर्चित है। सुहाग की साड़ी, बूढ़ी काकी, सुहाग की साड़ी, बूढ़ी काकी, हार की जीत कहानी भी इनकी अच्छी है, महत्वपूर्ण है। दफ्तरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। दफ्तरी, कहानियां तो बहुत सारी हैं लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारी कहानी को नहीं संकलित कर रहे हैं, मतलब सारी कहानियों को नहीं लिख रहे हैं, जो उस संग्रह की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण कहानियां हैं। प्रेम प्रसून, प्रेम प्रसून जो है 1924 का संग्रह है। अब ये दूसरे दौर की कहानियां प्रेमचंद की चालू हो चुकी थी इस समय। आप बीती, शाप, आप बीती, शाप, त्यागी का प्रेम इत्यादि कहानियां भी इस दौर में हैं। दुराशा कहानी, मैं फिर से बता रहा हूं कि दोनों कहानियां आपको याद रखना, एक दुरासा और दुरासा। ऐप पर क्लास चलती है, आज पब्लिक क्लास लास्ट है, फिर कभी कभी मुलाकात होगी, इसके बाद पेड क्लास ही आपको ऐप पर मिलेगी, ठीक है।
तो आज लास्ट क्लास समझिए ये पब्लिक। तो प्रेम प्रसून जो कि 1924 की रचना है, संग्रह है। फिर प्रेम प्रमोद 1926, प्रेम प्रमोद 1926 का जो संग्रह है, इसमें नरक का मार्ग, नरक का मार्ग, नरक का मार्ग, स्त्री और पुरुष, ठीक है, निर्वासन, निर्वासन, स्वर्ग की देवी, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब जिस हम प्रेम प्रमोद की बात कर रहे हैं, इसमें माता का हृदय मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। माता का हृदय और तेतर, तेतर जरूर याद रखिएगा। एक दुरासा किसकी कहानी है मैं बताऊंगा नहीं, कल की क्लास में बताऊंगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ आप सब भी क्या करिए, फील्ड वर्क करिए, तब मजा आएगा। तेतर कहानी जो है जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। प्रेम प्रतिमा 1900, प्रेम प्रमोद, प्रेम प्रतिमा जो 1926 की है, प्रेम प्रतिमा जो कहानी है यह किस सन की है? ये मेरे भैया 1926 की कहानी है। मुक्तिधन इसमें महत्वपूर्ण कहानी है। सौभाग्य के कोड़े, तो सौभाग्य के कोड़े बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। अब सोचिए जरा कि सौभाग्य में भी क्या कोड़े पड़ सकते हैं? तो बस वही है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मर्द मुझसे बहुत प्यार करता है, कभी कभी प्यार में एक दो थप्पड़ मार देता है। मेरा मर्द मुझसे बहुत प्यार करता है और कभी प्यार प्यार में एक दो थप्पड़ मार देता है। पत्नी नहीं मार सकती प्यार में, पत्नी तो प्यार ही नहीं करती है। पत्नी प्यार करे तो कूट दे पकड़ के, लेकिन केवल प्रेम कौन करता है? पति करता है, इसलिए वो पत्नी को पीट सकता है। पत्नियां प्रेम कहां करती हैं? और जो पत्नियां प्रेम करती हैं वो समाचार पत्रों में आ जाती हैं। समाचार पत्रों में देखिए कभी कभी आ जाता है कि पत्नी की कुटाई से पति का बेहाल, पति ने लगाई गुहार, इस तरह से आ जाता है। समाज बदल रहा है, तो प्रेमचंद भी इस समाज को देख रहे हैं। सौभाग्य की कोड़े किस तरह का कोड़ा है भाई? जो सौभाग्य में मिल रहा है। कोड़ा तो कोड़ा ही रहेगा, हाँ? दुर्भाग्य और सौभाग्य का क्या मामला है? लेकिन एक बड़ा प्रश्न है और एक बड़ा व्यंग है। सौभाग्य के कोड़े महत्वपूर्ण कहानी है, आप इसे जरूर याद रखेंगे, ठीक है? चलिए, आप लोग भी प्यार करिए, खूब करिए। जिसकी शादी वादी हुई है, पति से प्रेम करिए, खूब प्रेम करिए। आपका पति अगर एक थोड़ा सा प्रेम करे तो आप 4 गुना प्रेम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मत कहिएगा गुरुजी घर में लड़ाई लगवा दिए। तो सौभाग्य के कोड़े महत्वपूर्ण कहानी है, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद इसी दौर की जो कहानियां हैं, विचित्र होली, शतरंज के खिलाड़ी, विचित्र होली,
शतरंज के खिलाड़ी, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कहानी है। विचित्र होली तो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन शतरंज के खिलाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। वज्रपात, वज्रपात, भाड़े के टट्टू, भाड़े के टट्टू, एक फिल्म मैंने देखी थी अभी लास्ट टाइम, बहुत किसी छोटे पर्दे पे बनी फिल्म थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, दक्षिण भारत की फिल्म थी। वो फिल्म ने मुझे एकदम झकझोर दिया, बहुत ही भावना प्रधान फिल्म थी। कहानी की थीम थी कि एक पति है, वो अपने पत्नी की खूब पिटाई करता है। पत्नी को जब पीटता था तो क्या करता था, उसको बाहर खाने पे लेके चला जाता था। जिस दिन पीटता था उस दिन खाने पे बाहर ले जाके पिकनिक ले जाता था, खाना वाना खिला देता था, और फिर अगले दिन से मामला रफा दफा हो जाता था। बहुत दिन तक यह चलता रहा। पत्नी ने क्या किया कि ऑनलाइन यूट्यूब से देख के जूडो कराटा सीख लिया, और जूडो कराटा सीखने के बाद पति ने जैसे ही उस दिन फिर मारा कि यार डिनर पे चलना है तो पहले कूट दे, जैसे ही कूटा पति की अलग से कुटाई हो गई। अब भैया वो शर्म के मारे पूरी दुनिया में बताएं तो कैसे बताएं कि हमारी पत्नी ने हमको मारा है। बेचारे बहुत परेशान रहे, बहुत दुखी रहे, अंतोगत्वा धीरे धीरे देख करके बदल गए। वो कहानी बहुत अच्छी है, फिल्म में याद करके आपको जरूर बताऊंगा, आप लोग देखिएगा। तो भाड़े के टट्टू वही एक यहां महत्वपूर्ण कहानी है। बाबा जी का भोग, विनोद, बाबा जी का भोग, विनोद। देखिए विनोद कहानी प्रेमचंद ने कितना पहले लिख दिया था, पंचायत वेब सीरीज के पहले ही। विनोद नाम सबसे ज्यादा कब चर्चा में आया, पंचायत वेब सीरीज से आया। जिसने देखा होगा विनोद को बहुत अच्छे से जानता होगा। तो विनोद जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण कहानी है, इसको भी आप सब याद रखेंगे। सवा सेर गेहूं, लैला, सवा सेर गेहूं, ठीक है। सभ्यता का रहस्य, लैला, सवा सेर गेहूं, सभ्यता का रहस्य, ठीक है। तो ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है, सवा सेर गेहूं बड़ी भावुक करने वाली कहानी है। कहानियों पर भी आएंगे सेकेंड चरण में, जब हम इसको खत्म कर लेंगे तो हम कहानियों पर भी आएंगे। इन कहानियों का कथ्य बताएंगे तो और मजा आएगा, एकदम मस्त बढ़िया से। चलिए, प्रेम द्वादशी 1928, प्रेमचंद कितने अच्छे आदमी थे, अपनी हर रचना के पहले प्रेम लगा दिए, बढ़िया बात है। तो प्रेम द्वादशी 1928 की रचना है। शांति बैंक का दीवाला, शांति बैंक का दीवाला, आत्माराम। आत्माराम कहानी तो मुझे लगता है कि आपने बचपन में जरूर पढ़ी होगी। प्रियंका जी अभी नहीं चल रही है, यही क्लास हम 9 बजे रात को रिकॉर्डेड फॉर्म में लगा देते हैं पर डे, ठीक है। लेकिन सोमवार से ये कक्षाएं ऐप पर ही चलेंगी, ठीक है, परेशान मत होइए आप सब। ऐप पर क्लास हम सोमवार से स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर।
कुछ कहानियां ऐसी हैं जो कई संग्रहों में प्रेमचंद ने छपवाई हैं, तो उसको लेकर आप परेशान नहीं होंगे। प्रेम तीर्थ, प्रेमचंद के ये जो संग्रह प्रेमचंद ने लिखे हैं, इसको मैंने ट्रिक से याद करवाया है। कैसे याद करवाया है? ट्रिक से याद करवाया है। तो आप जाकर पिछला वीडियो देखिएगा, सारे वीडियो पब्लिक ही हैं, तो उसमें इनके संग्रहों को मैंने ट्रिक से, क्रम से याद करवा दिया है। तो प्रेम तीर्थ जो है, इसमें रामलीला, मंत्र और कजाकी मंत्र, रामलीला, ये कहानियां हैं। ठीक है, ये सारी कहानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रेम तीर्थ के अंतर्गत आने वाली कहानियां हैं। चोरी, लांछन, आंसुओं की होली भी इनकी कहानी है। प्रेम चतुर्थी कहानी भी है। प्रेम चतुर्थी में एक कहानी इनकी याद लिख लीजिएगा, लाल फीता और लाग डाट। लाल फीता और लाग डाट, ये प्रेम चतुर्थी के अंतर्गत आने वाली कहानियां हैं। ठीक है, पंचप्रसून में ज्यादा कहानियां नहीं लिखी इन्होंने। 5 कहानी है, जिसमें आत्माराम और बूढ़ी काकी महत्वपूर्ण है। आत्माराम और बूढ़ी काकी। नवजीवन, नवजीवन जो संग्रह है, इसमें सुहाग की साड़ी और 2 भाई, सुहाग की साड़ी, 2 भाई, ये कहानियां हैं। 5 फूल 1929, यह भी प्रेमचंद का कहानी संग्रह है, जिसमें जिहाद, मंत्र और फातहा, जिहाद, मंत्र और फातहा कहानियां संकलित हैं। सप्त सुमन, सप्त सुमन 1930 में आता है, जिसमें गृहदाह, ये 10वीं के छात्रों के लिए दसवीं के पाठ्यक्रम के लिए ये जो कहानियां इन्होंने लिखी थी, वो किसके लिए लिखा था? 10वीं के पाठ्यक्रम में संकलित करने के लिए सप्त सुमन को रखा था इन्होंने। ठीक है, जिसमें बैरकांत, मंदिर, ईश्वरी न्याय, ईश्वरीय न्याय और
गृहदान सुजान भगत, ये 10वीं के बच्चों के लिए कहानी संग्रह लगाया गया था। प्रेम पंचमी 1930, प्रेम पंचमी 1930, जिसमें मृत्यु के पीछे आभूषण, मृत्यु के पीछे मृत्यु के पीछे आभूषण, राज्य भक्त, अधिकार चिंता, राज्य भक्त, राज्य भक्त, अधिकार चिंता, अब आता है प्रेम पीयूष, प्रेम पीयूष, ये कहानी संग्रह, इसमें सती, मंत्र, क्षमा, सती, मंत्र, क्षमा, ये कहानियां महत्वपूर्ण थीं। इसके अलावा गुप्त धन 1, गुप्त धन 2, गुप्त धन भाग 1, ये 1962 में आता है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शेख तखमूर, शेख मखमूर, ठीक है। अब इसमें त्रिया चरित्र भी इनकी एक कहानी है। त्रिया चरित्र, वफा का खंजर, त्रिया चरित्र, ये प्रेमचंद के बाद आता है। ऐप पर क्लास नहीं दिखती है, ऐसा नहीं है प्रियंका जी, आप देख नहीं पाते होंगे, रिकॉर्डेड सेशन में चला जाती है क्लास। जब आप अपना माई कोर्स में जाएंगी तो वहां रिकॉर्डेड और लाइव रहता है, तो रिकॉर्डेड सेशन में जाएंगी तो वहां आपको आपकी क्लास दिख जाएगी। राजहट, आल्हा, राजहट, आल्हा, गैरत की कटार, गैरत की कटार, घमंड का पुतला, घमंड का पुतला और नेकी, ये गुप्त धन भाग 1 की कहानियां हैं। अब लिख लेते हैं इसी में गुप्त धन भाग 2 की कहानियां। गुप्त धन भाग 2 की महत्वपूर्ण कहानियां, जिनमें
पुत्र प्रेम, पुत्र प्रेम, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। होली की छुट्टी, नादान दोस्त, नादान दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी तो जरूर पढ़िएगा, जरूर याद करिएगा। तांगे वाले की बड़, तांगे वाले की, तांगे वाले की बड़, मोटे राम जी शास्त्री, मोटे राम जी, मोटे राम जी शास्त्री, पर्वत यात्रा, पर्वत यात्रा, यह भी इनकी सी की महत्वपूर्ण कहानी है। सैलानी बंदिल, सैनाली बंदर, कातिल, कातिल, सैलानी बंदर। तो सैलानी बंदर कहानी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। बोहनी, बोहनी, आखिरी तोहफा, बोहनी, आखिरी तोहफा, बंद दरवाजा, बड़े बाबू, ये सब महत्वपूर्ण कहानियां हैं। प्रतिशोध, प्रतिशोध, दूसरी शादी। सैलानी बंदर तो देखेंगे किसी न किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, पैपू जी, पैपू जी। कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, यह भी इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। अब इनकी कहानियों का वर्ण विषय और वर्ण विषय के आधार पर कहानी का विभाजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सोमवार से ऐप पर क्लास चलेगी। ऐप पे क्लास जुड़ने के लिए और तर्कस बैच जो चल रहा है हमारा, इस तर्कस बैच से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9628 95 92 37 पर। आज की कक्षा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ दिन।